है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट से, जैसे कि मोशन व्हिच रिपीट्स itself after equal intervals is called periodic motion। ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन है। मतलब एक ऐसी मोशन जो रिपीट होती हो आफ्टर फिक्स इंटरवल्स, तो आप ऐसी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मून का अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट करना और एक फिक्स टाइम के बाद वापस अपनी पोजीशन पर दोबारा आ जाना। तो ये जो मून की मोशन है, जो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही है और आफ्टर फिक्स इंटरवल रिपीट कर रही है हर 27 दिन के बाद, 27.3 डेज, है ना, ये ल्यूनर मंथ कहलाता है ना। तो वो अपनी पोजीशन पर दोबारा आ जाता है। तो आप ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। जैसे कि अर्थ जो होता है वो भी सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, वो हर एक कंप्लीट जो रोटेशन करता है वो कितने टाइम के बाद करता है? रिपीट करता है अपनी मोशन को 365 डेज के बाद, पूरे एक साल के बाद। ये कौन सी डेफिनेशन लिखी हुई है? डेफिनेशन है किसकी? पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और मोशन होती है जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी about a mean position is called oscillatory motion या vibratory motion। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? जो कि टू एंड फ्रो मोशन होती है या बैक एंड फोर्थ मोशन होती है एक किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट, जिसको मीन पोजीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीन पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट वापस इधर आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन के अबाउट ऐसे बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो ऐसे करती जा रही है। ये कौन सी मोशन है? ये टू एंड फ्रो मोशन है, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे कि सिंपल पेंडुलम, ये ऑसिलेट करता है तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करता है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो ये कौन सी मोशन है? बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन of a body about mean position is called वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना, जो पॉइंट फिक्स होता है जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेट करती है, तो इस कंडीशन में हमारे पास हमेशा 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पॉइंट ये वाला होता है और एक पॉइंट ये वाला होता है। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये है। इस वाले पॉइंट को तो हम कहते हैं मीन, जो बीच में होता है। ये वाले दोनों जो है ये कहलाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम कहेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम, और इस वाले को हम कहते हैं राइट एक्सट्रीम। राइट मतलब सही वाला एक्सट्रीम नहीं, जो सीधा पर एक्सट्रीम, वो राइट एक्सट्रीम। ठीक है ना, तो बॉडी ऑसिलेट करती है एक एक्सट्रीम से मीन तक, मीन से राइट एक्सट्रीम तक, राइट एक्सट्रीम से दोबारा मीन तक, मीन से दोबारा लेफ्ट एक्सट्रीम तक। बॉडी जहां से स्टार्ट हो रही है एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने के बाद वापस वहां पर आ जाए, इसको हम कहते हैं वन कंप्लीट वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर यहां से बी से स्टार्ट हो रही है, जी, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप बॉडी का कहलाता है वन वाइब्रेशन, इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट बी से स्टार्ट हो रहा है और एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने के बाद वापस बी तक आ जाए, इसका मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। मीन से स्टार्ट हो रहा है तो बी तक जाए, बी के बाद ए तक जाए, ए के बाद वापस मीन तक आए, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। ठीक है ना, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी जो होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन। इसी तरीके से टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ये मैं डिफरेंट मार्कर्स इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले मैंने डेफिनेशन लिखी किसी है। यानी कि फर्स्ट वाला जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन जो है वो पीरियोडिक मोशन की लिखी हुई है, दूसरी डेफिनेशन जो है वो वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन की है, थर्ड वाली वाइब्रेशन की है, और जो फोर्थ वाली लिखी हुई है ये टाइम पीरियड की लिखी हुई है। सही है ना, टाइम पीरियड की डेफिनेशन, यानी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जितना भी टाइम लगे उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट और इसको वापस आने में टाइम लगा 5 सेकंड, एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में 5 सेकंड लगे, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 5 सेकंड्स। तो टाइम नीडेड टू कंप्लीट अ बॉडी, सॉरी कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर इसी तरीके से हमारे पास आता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या oscillations completed in 1 second
आप पहचान गए होंगे, डेफिनेशन होती है फ्रीक्वेंसी की, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एक सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट 5 कंप्लीट वाइब्रेशन कर रहा है, 1 2 3 4 5, एक सेकंड में अगर 5 कंप्लीट वाइब्रेशन कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। एक सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। और फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास एसआई यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज, एच जेड हर्ट्ज, ठीक है ना। ग्रेटर द टाइम पीरियड लेसर विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, जितना कम टाइम पीरियड होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। गॉट इट। देन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a vibrating body, maximum displacement of a vibrating body from its mean position। डिस्प्लेसमेंट जब भी लिया जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वाइब्रेटरी मोशन में, जब भी डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है वो हमेशा कहां से लिया जाता है? फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब बॉडी 5 सेंटीमीटर दूर है तो कहां से? मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर दूर है, भले वो राइट की तरफ हो या लेफ्ट की तरफ हो। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये टर्म्स हमें पता है पहले से, लेकिन लिख रहे हैं, क्या करें, क्योंकि एक नया पोर्शन स्टार्ट हुआ है तो अच्छा है, जब नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है तो एक दफा और लिख लो, क्या रिपीट हो जाएगा। हालांकि ये टर्म्स हमें पता है पहले से, काफी टाइम पहले भी हमने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाई जाती हैं, फिर वेव्स में भी पढ़ाई जाती हैं, तो वी आर फैमिलियर विद दीस टर्म्स ना। तो एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का हमारे पास या तो सिंबल होता है वो या तो ए होता है, या फिर इसका जो सिंबल होता है वो होता है एक्स नॉट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका सिंबल होता है ए, या फिर ज्यादातर इसको यूज करते हैं एक्स नॉट के जरिए, इसको एम्पलीट्यूड को। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमारे पास टाइम पीरियड है, एक और फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, उसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी is given by, हाँ भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कंडीशन आपको याद है, ओमेगा वाली, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, 2 पाई एफ के। तो यहां से एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से एफ का फॉर्मूला बनेगा ओमेगा ओवर 2 पाई, इसकी बात कर रहे हैं। दिस एफ इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल लिखा हो तो इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड always directed towards the mean position, and always directed, and is always, is मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। and is always directed towards the mean position, mean position is called, ऐसी मोशन को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, is called सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस डेफिनेशन इज फॉर एसएचएम, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी मोशन होती है? एक ऑसिलेटरी मोशन होती है, एक वाइब्रेटरी मोशन होती है। कैसी ऑसिलेटरी मोशन? एक ऐसी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन जिसमें जो बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है उसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्प्लेसमेंट कहां से? फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। पहली बात, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर ऐसा हो, वाइब्रेटरी मोशन हो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो हमेशा, तो अगर ये तीन चीजें पाई जाए किसी भी मोशन में, तो फिर हम ऐसी मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तीन चीजें क्या? तीन चीजों में से पहली चीज क्या है? वाइब्रेटरी होना जरूरी है, एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना डिस्प्लेसमेंट के जरूरी है, और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होना जरूरी है। तो अगर ये तीन चीजें अवेलेबल है, आप देख रहे हैं किसी भी मोशन में, तो समझ जाइएगा कि वो मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलावा दूसरी कोई मोशन नहीं हो सकती, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को इस तरीके से लिखा जाता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये इसकी कंडीशन है, ये इसका रिलेशन होता है लिखने का। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव आता है डायरेक्शन के लिए। ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहा हो, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से उस तरफ जा रहा हो, तभी उसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। तो दिस नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस वजह से हम यहां पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन डिफाइन करता है कौन सी मोशन को? दिस इज द मेन रिलेशन टू डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर किसी भी मोशन में
आप इस रिलेशन को प्रूव कर दें तो इसका मतलब वो मोशन कोई और नहीं बल्कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जैसे सच एज हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है ना। सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता है, उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, मास स्प्रिंग सिस्टम, इसमें जो बॉडी स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होकर ऑसिलेट कर रही होती है उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसी तरीके से यूसीएम एंड एसएचएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कनेक्शन होता है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है। तो ये हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में होती हैं, तीन एग्जांपल्स को हमें डिस्कस करना होता है। टोटल हमारे पास ये तीन एग्जांपल्स होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यानी कि सिंपल पेंडुलम की मोशन, मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन और यूसीएम एंड एसएचएम, इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या? एक्सेलरेशन का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। मतलब नेगेटिव आप ना बोलो, सिर्फ ये बोल दो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना, और क्योंकि ये हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है इस वजह से नेगेटिव साइन हमेशा आता है एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे हम लोग जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम से। मास स्प्रिंग सिस्टम, इसको हुक्स लॉ भी कहा जा सकता है। मास स्प्रिंग सिस्टम यानी कि हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के चल रहा है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या होता है? हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस होती है, हम एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक जगह पे, अब इसकी मोशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो अगर इसकी मोशन स्टार्ट नहीं हुई है तो लाजमी ये मौजूद है अपनी कौन सी पोजीशन पर? मीन पोजीशन पर, ठीक है ना, ये मीन पोजीशन पर मौजूद है। इसी तरीके से अब हमें इसको मूव करवाना है, क्योंकि इसको बैठ के हम देखेंगे तो नहीं कि ठीक अच्छा लग रहा है मीन पोजीशन पर, हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हमें डिस्कस करना होगा इसकी मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को या तो पुल करेंगे और फिर छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, या तो इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे पुश करेंगे और छोड़ेंगे तो भी वाइब्रेट करेगा। तो पुल कर लो पुश कर लो, बात एक ही है, इसको वाइब्रेट करना है। फॉर एग्जांपल इसको खींचते हैं, यहां था, इसको पकड़ के खींचते हैं, और जब आप इसको पुल करोगे तो जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड होगा और ऑब्जेक्ट जो है क्या पता यहां पर आ जाए, ठीक है ना। आपने इसको पुल किया और ये थी इसकी मीन पोजीशन जहां पर ये था इनिशियली। इनिशियली जहां पर था वहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। याद रखिएगा मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो। मीन पोजीशन इज डिफाइंड एज द पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज जीरो। क्या बोल रहा हूं? मीन पोजीशन इज सच पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज जीरो, इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है ना। अच्छा, इसको आपने पुल किया, यहां पर इसको आके आपने होल्ड किया, भाई होल्ड करने का मतलब ये है कि इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया मीन पोजीशन से, ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहां से लेकर यहां तक, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे एक्स, और जहां पर था उसका डिस्प्लेसमेंट वहां पर था जीरो मीन पोजीशन पर, ठीक है ना। इस एक्स डिस्प्लेसमेंट पर इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक जो इसको खींच रही है इस तरफ, जिसने खींचा, जैसे मैंने खींचा, इस फोर्स को कहा जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और एक फोर्स इस पर लग रही है इस तरफ, और ये वाली फोर्स जो लगाएगा वो लगाएगा स्प्रिंग इसको वापस रीस्टोर करवाने के लिए, इस फोर्स को कहा जाएगा एफ एस। एफ एस यहां पर होगी रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि चाहेगी इसको रीस्टोर करवाना। अगर ये दोनों बराबर हो तो फिलहाल ये कहीं नहीं जाएगा, इसको वापस जाने के लिए इसका जीरो होना जरूरी है। तो जैसे इसको छोड़ूंगा मैं, एक्सटर्नल फोर्स खत्म करूंगा, तो फौरन से ही किसकी डायरेक्शन में जाएगी? स्प्रिंग की फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी, और कहां की तरफ जाएगी? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो आप इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा दें, क्योंकि इसका काम सिर्फ फोर्स यहां तक लाना होता है, उसके बाद सारा काम जो होता है वो स्प्रिंग की फोर्स का होता है, ठीक है ना। अब दो देखें, ये स्प्रिंग की फोर्स की वजह से आएगा आएगा आएगा, और जैसे अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो अपने इनर्शिया की वजह से वो यहां पर नहीं रुकेगा। क्या बोला मैंने? बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से, क्योंकि अब ये मोशन में आ गया, तो मोशन में आने की वजह से ये मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं करेगा, मीन पोजीशन को पास करता हुआ ये आगे जाएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा ये स्लो होता जाएगा और फिर रुकेगा। तो मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की। फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हुआ और ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ये इसकी अगेन वही मीन पोजीशन थी, लेकिन इस बार ये पीछे की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव एक्स करेंगे। और जब यहां पर होगा तब भी स्प्रिंग इस ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और स्प्रिंग की फोर्स हमेशा कहां होगी? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट राइट पर हो स्प्रिंग फोर्स तब भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर हो तब भी स्प्रिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब यहां पर हमारे पास जो काम की बात है वो ये काम की बात है, ये जो स्प्रिंग बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको रिस्टोर करने के लिए, ये जो स्प्रिंग बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको रिस्टोर करने के लिए, इस स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा आप इसको डिस्प्लेस करेंगे इसकी मीन पोजीशन से। ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स। यानी कि इस स्प्रिंग फोर्स का, और स्प्रिंग फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यहां जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन अप्लाई करेगा? स्प्रिंग अप्लाई करेगा, स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है ना। मास स्प्रिंग सिस्टम की कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा स्प्रिंग फोर्स होती है। ये
एंड इनर्शिया, जो बॉडी को वाइब्रेट करवाती रहे, और एक बॉडी के पास इनर्शिया का होना जरूरी है जिसकी वजह से बॉडी वाइब्रेट करती रहे। ये दो चीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता रहता है। कौन सी दो चीजें बताई? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया अ बॉडी कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग। इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से, या यूं कह लो कि दो फैक्टर्स की वजह से बॉडी जो है वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन को कंटिन्यू रखती है। तो स्प्रिंग के केस में जो स्प्रिंग की फोर्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स का कांसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन सी वाली है? एफएस वाली। एफएस वाली स्प्रिंग फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हम यहां पर एक कंडीशन पढ़ते हैं, वो क्या? कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है एफएस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एक्स के। पहली बात, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा रिस्टोरिंग फोर्स का। आप इसको ज्यादा डिस्प्लेस करवाते रहे, स्प्रिंग की फोर्स बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आप इसको कम डिस्प्लेस करवाएं, स्प्रिंग की फोर्स कम होगी, ठीक है ना? स्प्रिंग उतनी ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है जितना ज्यादा आप इसको खींचते हैं, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पर आप इसको लेके जाते हैं, लेकिन विद इन लिमिट। स्प्रिंग की अपनी लिमिट के अंदर रहते हैं, वैसे नहीं खींच के स्प्रिंग को खत्म कर दिया आपने, उसकी प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया। तो विद इन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम द डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम विल बी द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना? नेगेटिव साइन इसी वजह से, जैसे मैंने आपको ये बताया कि वाइब्रेटिंग बॉडी की एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होते हैं। इस वजह से हमेशा एफ के फॉर्मूले में और ए के फॉर्मूले में हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा। याद रख लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब तक चलती रहेगा टॉपिक, जब भी आप ए का फॉर्मूला और एफ का फॉर्मूला पढ़ेंगे हमेशा फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है? चलो इस साइन को रिमूव करते हैं, तो हमें याद है कि हम यहां पर जो है कांस्टेंट पुट करते हैं। कांस्टेंट आता है के, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना? के इज अ कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एंड इट्स एसआई यूनिट इज, के का यूनिट क्या बनेगा? एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ऊपर फोर्स है, अपॉन में डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर इनवर्स। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का या फोर्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट होता है, ठीक है? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में आप एफ की जगह पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पुट करें, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो देखो, लेफ्ट साइड पर आप पुट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि एम ए, और राइट पर आप पुट करेंगे जो एज इट इज मौजूद है के एक्स। सही ना? एफ का फॉर्मूला पुट किया आपने, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम ए। तो यहां से आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं, वो बनेगा माइनस के एक्स ओवर एम। सो नाउ दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम में सबसे पहला फॉर्मूला हमने कौन सा लिखा? फोर्स का। मास स्प्रिंग सिस्टम की रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है? माइनस के एक्स, ठीक है ना? यानी कि इस पॉइंट पर, इस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? माइनस के एक्स। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज माइनस के एक्स, और मास स्प्रिंग सिस्टम का जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस के एक्स ओवर एम। आपको पता है के एक्स और एम में से एक तो के कांस्टेंट है, एक एम भी कांस्टेंट है, क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी का मास चेंज नहीं होता, एम भी कांस्टेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है। जैसे जैसे वाइब्रेट करता रहेगा, मीन पोजीशन से इस तरफ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर कम होगा कम होगा कम होगा जीरो, फिर बढ़ेगा 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 मैक्सिमम, फिर कम होगा कम होगा कम होगा जीरो। तो इन तीन में से एक चीज चेंज होती रहती है, वो कौन है? एक्स। बाकी दोनों क्या है? कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये आ गया एक्स। ऐसे लिखूंगा ना, जो कांस्टेंट नहीं है उसको एक्स है, मैंने एक्स को अलग कर दिया, बाकी जो कांस्टेंट था के अपॉन एम, इसको एक ही चीज किया कि मैंने कांस्टेंट कर दिया, दोनों कांस्टेंट है। और जब हम इक्वल और कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो हम लगाते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट आता है। तो उल्टा कर लो, इसको और इसको हटा लो तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, बाकी माइनस और एक्स लगा दो, माइनस और एक्स, हेंस प्रूव्ड। यहां से एक बात प्रूव हो गई कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट करता है कौन सी मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये देखो, मैंने आपको बताया था, अगर कहीं आप ये चीज प्रूव कर दें, किसी भी मोशन, किसी भी बॉडी की मोशन में अगर ये वाली चीज प्रूव हो गई, तो इस चीज के प्रूव होने से ये पता चलता है कि बॉडी की मोशन कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेंस दिस रिलेशन शोज दैट द मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द प्रूफ, ठीक है ना? मैथमेटिकल प्रूफ। इसी तरीके से हमारे पास यही जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, इस मास स्प्रिंग सिस्टम में अभी तक मैं आपको दो फॉर्मूला लिखा चुका हूं, एक रिस्टोरिंग फोर्स का और एक एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। दो फॉर्मूला अभी तक मैं आपको लिखा चुका हूं। ये फॉर्मूला नहीं, ये रिलेशन है, ये रिलेशन होता है। इसी तरीके से हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम में जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैटर नहीं करता, क्या बनता है ये मैटर करता है अभी यहां पर ना, क्योंकि कैसे बनने का मतलब ये है कि डेरिवेशन व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है ना? तो टी फॉर टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई, रेडिकल लगता है और रेडिकल के अंदर होता है m डिवाइडेड बाय k। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम वेयर 2 पाई इज कांस्टेंट, रेडिकल में m आ रहा है, m फॉर मास, जो बॉडी का मास है, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका मास है, और k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट अभी तो लिखा है आपको। यहां से आपको टाइम पीरियड का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है, k कांस्टेंट है ना, मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है। अगर k वेरी करे, अगर करे मतलब फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग चेंज करते हैं, तो अगर मटेरियल चेंज हो रहा है स्प्रिंग का, तो आप कहेंगे कि टाइम पीरियड का k के साथ इनवर्स रिलेशन है। लेकिन अगर स्प्रिंग चेंज नहीं हो रहा, फॉर द सेम स्प्रिंग
टाइम पीरियड का रिलेशन सिर्फ मास के साथ होता है, मास को बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट मास को बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है, मास को कम करने से टाइम पीरियड कम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन डबल करने से टाइम पीरियड डबल नहीं होगा। देखो कितनी दफा मैं आपको बता चुका हूं ये चीज ना, क्योंकि मास आ रहा है रेडिकल में, टाइम पीरियड का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन विद इन स्क्वायर रूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिकल ऑफ मास, यानी कि T1 ओवर T2 रेशो क्या बनेगा, रेडिकल M1 ओवर रेडिकल M2, ये रेशो बनेगा, ठीक है ना। अगर इसका लिखना चाहो एहतियातन, के के साथ एहतियातन लिखना चाहो तो के साथ एहतियातन लिख लो कि टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेडिकल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, लाइक दिस। फिर इसका रेशो बना लो, रेशो की तो खैर इतनी जरूरत नहीं पड़ती हमें, T1 ओवर T2 इज इक्वल टू रेडिकल K2 ओवर K1, क्योंकि इनवर्स है तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेडिकल में आ रहा है ना, तो रेडिकल आने की वजह से डबल करोगे मास को तो टाइम पीरियड डबल नहीं होगा, डबल का रेडिकल निकालना जरूरी है। टाइम पीरियड को डबल करना है तो टाइम पीरियड को डबल करने के लिए मास का 4 टाइम्स बढ़ना जरूरी है, क्योंकि 4 का रेडिकल 2 निकलेगा, है ना। तो रेडिकल ऑफ द मास, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। So on increasing the mass, time period of mass spring system increases. On decreasing the mass, time period of mass spring system decreases. So this was about time period of mass spring system. फिर हमारे पास आता है frequency. Frequency of mass spring system. ठीक है, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ इनवर्स रिलेशन है, रेसिप्रोकल्स है। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर आप इसी वाले फॉर्मूले को याद कर लो तो इसी को पूरा का पूरा रेसिप्रोकल कर दो तो फ्रीक्वेंसी का बन जाएगा। तो भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेसिकली होता है 1 ओवर टी, ठीक है ना। तो टी की जगह पे ये पूरा फॉर्मूला पुट करो ना, ये बन जाएगा 1 ओवर 2 पाई, बाकी रेडिकल में जो m अपॉन k था वो बन जाएगा रेडिकल k ओवर m। So this is the way to find the frequency of mass spring system. We are dealing currently the mass spring system only. हम सिंपल पेंडुलम नहीं पढ़ रहे, हम यूसीएम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल मास स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो ये मास स्प्रिंग सिस्टम के फॉर्मूला सारे कितने हो गए अभी तक, 4 हो गए, 4। ये रहा पहला फॉर्मूला रीस्टोरिंग फोर्स का, ये रहा दूसरा फॉर्मूला मास स्प्रिंग सिस्टम की एक्सेलरेशन का, ये रहा तीसरा फॉर्मूला मास स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का, ये रहा चौथा फॉर्मूला मास स्प्रिंग सिस्टम के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का मास के साथ इन्वर्स हो जाता है क्योंकि टाइम के साथ डायरेक्ट है, एक ही बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद कर लेना, टाइम पीरियड का याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड का याद रखोगे तो फ्रीक्वेंसी का खुद ब खुद रेसिप्रोकल कर सकते हो, इसका याद कर लिएगा, वरना ज्यादातर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं, सर पता नहीं भूल गए थे k अपॉन m था या m अपॉन k था। तो अच्छा है ना, तो ये वाला याद मत करो, ये वाला याद कर लो खाली, इससे ये बताओ कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ऊपर m आता है, ठीक है। देन हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कह लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम में बनता है ओमेगा इज इक्वल टू रेडिकल k ओवर m। ये मास स्प्रिंग सिस्टम के एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 5, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास ये जितना भी मैंने आपको लिखा है टाइम पीरियड का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, ये सब जब लिखा है जब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, मास स्प्रिंग सिस्टम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल की कंडीशंस थी। अब अगर मैं वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करूं, फॉर वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम, अगर वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम हो तो आपने यहां पर जो काम की बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमारे पास जो के एक्स की वैल्यू होती है ये बेसिकली बन जाती है mg के, mg के बराबर हो जाती है mg, ये इस तरीके से होता है, देखो mg इज इक्वल टू के एक्स। अब mg है और के एक्स है तो आप k को डिवाइड में ले आओ तो ये बनेगा m ओवर k, और g को डिवाइड में ले जाओ तो ये बनेगा x ओवर g, तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी। यानी कि इस फॉर्मूले में जहां पर m अपॉन k उसकी जगह पे क्या लगा दो, x अपॉन g, बस ये लगा दो। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस लिए बन जाएगा, वर्टिकल के लिए बन जाएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई सेम रहेगा, बाकी रेडिकल में जहां m अपॉन k था अब m अपॉन k नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा x ओवर g। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन होगी और g की वैल्यू हमें पता होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज अगेन द टाइम पीरियड बट फॉर वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम, यानी कि वर्टिकल का मतलब क्या, बॉडी ऐसे ऑसिलेट करेगी वर्टिकली हैंग करके, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन इस कंडीशन में। तो इस वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। फ्रीक्वेंसी का आप लिख लीजिएगा, इतना जरूरी नहीं होता, इसको जैसे आपने रेसिप्रोकल करना है तो 1/2 पाई k अपॉन m था तो क्या बन जाएगा, g अपॉन x बन जाएगा, है ना। x अपॉन g जो है इसको आप क्या कर देंगे, g अपॉन x कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा किसके लिए, मास स्प्रिंग सिस्टम फॉर वर्टिकल कंडीशन, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम।